लास्ट लेक्चर्स में हमने जहाँ तक रीड आउट किया था, हमने लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था प्रोफेशनल प्रैक्टिस में। वो पढ़े थे फीचर्स करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशनल्स। मैंने इससे पहले फीचर्स और करेक्टरिस्टिक्स बताए थे प्रोफेशन के। उसके बाद मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया फीचर्स एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशनल। आज हम जहाँ से टॉपिक स्टार्ट करेंगे, उसका आज का जो टॉपिक है वो है प्रोफेशनल एथिक्स एंड कोड ऑफ एथिक्स। बेसिकली इस सब्जेक्ट को कंप्यूटर एथिक्स के नाम से भी जाना जाता है। और मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था लॉ, मॉरल्स और एथिक्स के बारे में कि लॉ एक ऐसी गवर्निंग बॉडीज हैं जिसकी बिना पर हमारे रहन सहन का तरीका अपनाती है सोसाइटी में। क्योंकि हर गवर्नमेंट कोई ना कोई लॉज एंड रेगुलेशन को फॉलो करवाती है। उसकी बेस अगर वो फॉलो ना करें तो बहुत सी हर्डल्स पैदा हो जाती हैं। इसलिए गवर्निंग बॉडीज रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक कुछ लिमिटेशंस लगा देती हैं, जिसकी बेस पर सब उसको यूज करके, उस पर अमल करके अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से स्पेंड जी सकते हैं, या लिविंग कर सकते हैं, या स्पेंड करते हैं। क्योंकि जब हम इन गवर्निंग एक्टिविटीज को अप्लाई करते हैं तो उससे हमारे खुद की लाइफ में बहुत सी राइटनेस आ जाती है। और अगर आपको मैंने लास्ट टाइम ये भी बताया था कि अगर इसमें कोई किस्म का वायलेंस आया तो उससे कुछ लॉज हैं, जो गवर्निंग बॉडीज हैं, गवर्निंग एक्टिविटीज हैं, उन्होंने कुछ फाइन्स के तौर पर आपको एक्शन करने की एक्शन भी किए हुए हैं। हर कंट्री का डिफरेंट एक्शन है, और यहाँ तक हो सकता है एट द एंड जेल तक भी जाया जा सकता है अगर ब्रेक द लॉ हो। अगर लॉ को तोड़ा जाए तो उसका जुर्माना या किसी किस्म की कोई आपको पनिशमेंट मिल सकती है। सेकंड ऑप्शन पे मैंने आपको बताया था, और दोबारा इसमें प्रोफेशनल एथिक्स में रिपीट कर रहा हूँ, और ये पार्ट है प्रोफेशनल एथिक्स एंड कोड ऑफ एथिक्स में। वो ये है मॉरल्स में। मॉरल्स का मैंने आपको बताया, जब आप अगर सिंपल एग्जांपल से लें कि अगर कोई स्टोरी लिखते हैं या कोई नोट लिखते हैं, उसका एक नतीजा होता है जिसको आप रिजल्ट कहते हैं, जिसको आप आउटकम कहते हैं, जिसको आप मॉरल भी कहते हैं, जो पूरी आपकी स्टोरी की बेस करती है। वो कौन डिसाइड करते हैं? वो आपके सोसाइटी वाले डिफाइन करते हैं, वो आपके रिलीजियस के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफाइंड होती है। आपके उस ग्रुप में यानी कि उस सोसाइटी में आपका एटीट्यूड आपको डिफाइन करता है। ये आपका मॉरल्स है। लॉ और मॉरल्स की आपको समझ लगी। अब लास्ट वन पर एथिक्स का मैंने जो बताया था, ये दोनों से बरतर है। और बात का ऐसे हो सकता है कि एथिक्स में लॉ भी इन्वॉल्व होता है, एथिक्स में मॉरल भी इन्वॉल्व होता है, और खुद तो वो इन्वॉल्वमेंट तो उसकी होती ही है। जो एथिक्स की जो उसको डिफाइन करता है वो एज ए उसकी अवेयरनेस है, उसकी थिंकिंग है, जो किसी भी टाइम पर किसी इंसान को अशरफुल मखलूकात क्यों बनाया गया है। कि रोबोट आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्यों कंप्लीट नहीं हो पाई, उसकी रीजन ही यही है कि वो जो रोबोट को इंसान की तरह पूरी तरह तैयार करना चाह रहा है वो नहीं कर पा रहा। कुछ उसकी में एक्टिविटीज ऐड कर दी हुई हैं लेकिन वो फुलफिल नहीं हो रही। जो हम कोई आफत आ जाए, कोई मसला आ जाए, तब हमारी जो सोच पैदा होती है वही हमें बदतर बनाती है सबसे। अगर कोई मिसाल के तौर पर कोई इंसिडेंट होने वाला हो, इंसिडेंट यानी कि मिसाल के तौर पर बाइक चला रहे हैं, बाइक चलाते चलाते हम अगले का भी ध्यान रखते हैं कि वो कोई ऐसी हरकत ना कर जाए जिससे उसका भी नुकसान हो, साथ साथ हमारा भी हो जाए। वो चीज जो सोच कर पैदा हो, थिंकिंग से पैदा होती है, वो एथिक्स होते हैं। और एथिक्स ये भी होते हैं कि आप किसी चीज में पॉजिटिवनेस लेकर आते हैं, और आपके वो सोशल बिहेवियर डिफाइन करते हैं, जिसका मतलब ये है कि आप कितनी एफर्ट से काम करके अपने सोशल लाइफ को बेहतर बनाते हैं, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, अपनी कंट्री के लिए। किस तरह बेहतरी लाई जा सकती है। ये आ गया प्रोफेशन एथिक्स में। 3 पॉइंट हैं, लॉ, मॉरल्स एंड एथिक्स। बास का तो ऐसे भी होता है कि तीनों
एट अ टाइम ब्रेक हो जाए। मैंने लास्ट टाइम आपको बैंक की एग्जांपल दी। जब बैंक में आप जाते हैं, वहां पर अगर लाइन लगी होती है तो आपका जो रूल्स और रेगुलेशन के मुताबिक एथिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जो वहां पर एक्शन होना चाहिए वो यही है कि आप भी लाइन में लगें जहां जिस वक्त आप पहुंचे हैं, और अपनी बारी का वेट करें। ये है एथिक्स। उस सिचुएशन को देखकर आपने कुछ स्टेप उठाए हैं, और वो स्टेप बाकी सबके लिए भी बेहतर है, सिर्फ आपके लिए बेहतर नहीं है, वो बाकियों के लिए बेहतरी है। तो यही एथिक्स है, राइटनेस, बेहतरी। नेक्स्ट स्लाइड पर जाते हैं। उसमें है जैसे कि प्रोफेशनल प्रैक्टिस, प्रोफेशनल एथिक्स एंड कोड ऑफ एथिक्स। अब है कोड ऑफ एथिक्स। जब हम बात कर रहे होते हैं किसी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन की, और हम जितना भी इसमें कंटेंट तैयार करेंगे, मैंने आपको इस उस माइंड तक सेट कर दिया हुआ है कि आप एक पर जब जो आप यूनिवर्सिटी से कोई डिग्री ले लेते हैं, जब उस डिग्री की बिना पर, अपनी स्किल्स की बिना पर, सिर्फ डिग्री नहीं, जरूर आप में कुछ स्किल्स भी होनी चाहिए। सिर्फ डिग्री से कुछ नहीं हासिल होता। जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तब आपको एहसास होगा कि डिग्री कोई मायने नहीं रखती। डिग्री सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है जो आपको उस ऑर्गेनाइजेशन का डोर एंटर कर देती है। लेकिन स्किल्स एक ऐसी साथ में एबिलिटी है जो आपको उस ऑर्गेनाइजेशन में घुल मिल जाने की, बैठने की, वहां काम करने की, और उस बेस पर आपकी अर्निंग, वो सारी स्किल्स पर मैटर करती है। तो इस बात का तो फुल फ्लैज ये बात मैं वाज़ेह करता जाऊं कि डिग्री के साथ स्किल्स बहुत मायने रखती है। ये प्रोफेशनल प्रैक्टिस बेसिकली वही है जो आप किसी अदारे में डिग्री लेकर अपनी स्किल्स के साथ वहाँ किसी अदारे में काम करते हैं, और उसके लिविंग स्टैंडर्ड को समझते हैं, और वहाँ से अर्निंग करते हैं। बिना अर्निंग के कोई काम नहीं किया जाता। तो मेरा कोड ऑफ एथिक्स में ये आपको बात करना है कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात के बारे में अगर बात कर रहे हो, तो आपने, ये होता है कि एथिक्स की कुछ लिमिटेशन के साथ अपना काम कर रहे होते हैं। एथिक्स की भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं जिसकी बिना पर हम ऑर्गेनाइजेशन में उस रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक अपना टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं। और अगर हम उस लिमिटेशंस ऑफ एथिक्स के साथ अगर काम करें तो उससे ये फायदा होगा कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपकी आपकी तरक्की, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की तरक्की है। अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया है तो डेफिनेटली आपकी ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्रेस करेगी पॉजिटिव वेज में। ऑर्गेनाइजेशन के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, अगर उसको फॉलो किया जाए, जो उन्होंने डिफाइन किए हैं, उसको फॉलो किया जाए, उसके मुताबिक टास्क को कंप्लीट किया जाए, तो डेफिनेटली आपका भी फायदा होगा, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का भी फायदा होगा, और आपकी जो रेंज है जॉब करने की वो बढ़ जाएगी। उम्मीद है पहले पॉइंट से आपको क्लैरिटी हो गई होगी। सेकंड पॉइंट पर क्या बात हो रही है कि वही बात के रूल्स और रेगुलेशन को जो डिफाइन होते हैं उसी को अप्लाई करना। दोनों पॉइंट मैंने डिस्कस कर चुका हूँ। नेक्स्ट में आपके पास कोड ऑफ एथिक्स के बाद कुछ कोड ऑफ एथिक्स के कुछ गोल्स होते हैं। कोई भी काम कर, मिसाल के तौर पर आप कोई भी काम करते हो, उस काम का करने का आप उसका नतीजा जरूर आपका ये होता है कि मैं एट द एंड चाहता क्या हूं, आखिर उसका रिजल्ट क्या है। मैं ये अगर काम शुरू करना चाह रहा हूँ, उस काम में मेरे लिए एट द एंड फ्यूचर में क्या प्लानिंग करके ही काम किया जाता है। और एथिक्स तभी कामयाब हैं जब आप पॉजिटिवनेस से काम कर कर उस लिमिटेशन को फॉलो करके, उस ऑर्गेनाइजेशन के लिमिटेशन को फॉलो करके, उस ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करके अगर आप काम करते हैं तो आप बेस्ट एथिक्स परफॉर्म करें, और उस बेस पर डेफिनेटली आप अपने गोल को अचीव भी करेंगे। अगर हम बात करें इंडिविजुअली, अगर कोई डिसीजन लेते हैं, तो अगर हम उसमें डिसीजन लेने से अपना वो जो गोल होता है वो भी अचीव कर लेते हैं, वो उसमें किस अब उस गोल में आपके पास क्या क्या चीजें आपको मद्देनजर रखनी पड़ेंगी। सबसे पहली बात, प्राइवेसी, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट
in your code of ethics. Second, professional qualities. प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने किसी भी बिजनेस में काम करने की प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। इसके साथ आपके उस स्किल्स की बिना पर कुछ क्वालिटी जो आप में मौजूद है, प्रोफेशनल क्वालिटीज बेसिकली स्किल्स है। फेयरनेस अपने काम के साथ, ये मैं लास्ट टाइम कैरेक्टरिस्टिक्स में, प्रोफेशनल के कैरेक्टरिस्टिक्स में भी ये पॉइंट्स क्लियर कर चुका हूँ। फेयरनेस, लाइबिलिटी, कॉन्फिडेंशियली अपने काम में जो भी टास्क परफॉर्म कर रहे हैं उस काम में आप कॉन्फिडेंट होंगे तो अपने नीचे बैठे हुए एम्प्लॉयज को कॉन्फिडेंस में लेकर आएंगे। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंट नहीं है तो आप किसी को कॉन्फिडेंस से कोई बात भी नहीं कर पाते, और अगर आप बात नहीं कर पाएंगे तो अपना टास्क, अपना मैसेज उन पर कन्वे उन तक पहुंच नहीं पाएगा। अगर मैसेज नहीं पहुंच पाएगा तो आपका टास्क में हडल्स आएंगी। और इसके साथ अगर इंटरनेट में किसी किस्म का कॉन्फ्लिक्ट है, मिसाल के तौर पर आप फ्रीलांसिंग करते हैं और फ्रीलांसिंग टोटली बेस्ड ऐसा प्रोजेक्ट करते हैं जिसमें इंटरनेट इन्वॉल्व होता है, अगर उसमें किसी किस्म की कन्फ्लिक्ट्स आती हैं तो वो भी कोड ऑफ एथिक्स के गोल्स में हडल्स पैदा, आपके एंड फ्यूचर एंड में के गोल्स में, आपकी सक्सेस में कन्फ्लिक्ट्स पैदा करती है। और लास्ट वन पर अनऑथोराइज्ड access of computer system, that was most important thing, I think so. अब प्रोफेशनल प्रैक्टिस या कंप्यूटर एथिक्स जो सब्जेक्ट है आपका, उसको किसी ऑर्गेनाइजेशन में बैठे काम करते हुए इन जितने पॉइंट मैं अभी तक डिस्कस कर चुका हूं उसको रख के देखें अपने माइंड में कि आया के जो बातें की जा रही हैं वो बेस करती हैं, इस बिना पर आपकी लाइफ में राइटनेस आती है। जरूर सोचिएगा। ये थे कुछ कोड ऑफ एथिक्स के साथ कोड ऑफ एथिक्स के कुछ गोल्स। अब नेक्स्ट हमारे पास, अब मैं जिसके बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ वो कोड ऑफ एथिक्स के हिसाब से, अगर मैं अब कुछ एक ऑर्गेनाइजेशन का बात करूंगा, वो ऑर्गेनाइजेशन का नाम है IEEE। शायद इससे सब इसके बारे में सब जानते भी हैं। मैं दोबारा इसका स्टैंड फॉर बता देता हूँ कि IEEE बेसिकली इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स का शॉर्ट फॉर्म है। IEEE स्टैंड फॉर इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स से निकला है। इसमें इस ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ कोड ऑफ एथिक्स के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन डिफाइन किए हुए हैं, जिसकी बेस पर आज वो तरक्की कर रहा है। और ये जो इंस्टीट्यूट है इसमें कुछ वन बाय वन मैं इसका डिस्कस करूंगा। कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मैंने यहाँ पर डिस्कस किए हैं इस पॉइंट के हिसाब से। और ये जो मैंने नंबरिंग लगाई है 1 2 3 4 5 6 7 तक, वो मैंने नंबरिंग लगाई है, मुझे नेक्स्ट टॉपिक के साथ रिलेट करना है और उसमें वो बताऊंगा कि ये कौन से 7 पॉइंट्स हैं जो मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ वो वहां पर फॉल करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर पॉइंट्स लिख दिए, उनको नंबरिंग दे दी। बेसिकली IEEE कोड ऑफ एथिक्स में ये मेन हेडिंग्स हैं जो ऊपर मैंने मेंशन की है, और उसमें कुछ ये जो पॉइंट्स हैं जिसको नंबरिंग दी हुई है ये उसकी बेस पर काम करेंगे। नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। एक्शंस, आपका किसी ऑर्गेनाइजेशन में आपका काम करने का तरीका, आपके इनिशिएटिव, वो एक्शन वाइज अगर एथिक्स में देखा जाए तो वो उसके 2 तरीके होते हैं, या तो वो पब्लिकली होती है या वो
क्लाइंट एंड एम्प्लॉयर के हिसाब से होती है। इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर या किसी कोड ऑफ कंडक्ट में क्या चीज यूज की है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, SE। यहाँ पर SE यूज किया, इसका मतलब है सॉफ्टवेयर इंजीनियर। पहले मैंने डिफाइन कर दिया, उसके बाद जो पॉइंट है उसके बाद मैंने उसका स्टैंड फॉर लिखा सिर्फ। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर S.E मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर। पब्लिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियर का ये एक्ट होना चाहिए, ये एक्शन होना चाहिए। अब देखें, पब्लिकली और क्लाइंट एंड एम्प्लॉयर को मैं एक्शन के साथ रिलेट करूंगा, क्योंकि ये उसी से दो पॉइंट है। पब्लिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियर के हिसाब से अगर देखा जाए तो उसका पब्लिक इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है अपने काम में, क्योंकि जो उसके पास रिक्वायरमेंट्स आती हैं वो पब्लिकली ही आती है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, इसको अपने माइंड में सोचिए, ये कहाँ से आती है? आपके यूजर एंड से ही आती है, और वो आपके पब्लिक क्या ही इंटरेस्ट होता है जो आपको सिलेक्ट किया जाता है। सेकंड में क्लाइंट और एम्प्लॉयर के साथ सॉफ्टवेयर इंजीनियर का जो एक्शन है वो इस हिसाब से होना चाहिए कि क्लाइंट और एम्प्लॉयर मस्ट बी सेटिस्फाइड ऑन योर ओन टास्क। क्लाइंट और एम्प्लॉयर का आपस में सेटिस्फेक्शन उनकी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। अगर इसमें किसी किस्म का कोई भी रेजिस्टेंस आई तो वो IEEE कोड ऑफ एथिक्स के फर्स्ट एक्शन से बाहर हो जाएगा। सेकंड वन, प्रोडक्ट, इसको मैंने थर्ड पॉइंट कह दिया। अब सॉफ्टवेयर इंजीनियर SE, सॉफ्टवेयर इंजीनियर इस बात की उसको इंश्योर, इस बात का वो इंश्योर हो जाए कि उसकी जो प्रोडक्ट है वो विल बी अ प्रोफेशनल हो, और उसकी जो क्वालिटी है, क्वालिटी का स्टैंडर्ड वो हाई होना चाहिए। प्रोडक्ट IEEE कोड ऑफ एथिक्स जो ये इंस्टीट्यूट है, इन्होंने जो डिफाइन किए हुए हैं सर्टेन रूल्स, उसमें सबसे पहले एक्शन, वो एक्शन इन द फॉर्म ऑफ पब्लिकली, एक्शन इन द फॉर्म ऑफ क्लाइंट एंड एम्प्लॉयर इज मोस्ट important. Second one is product must be ensured in the form of maybe a software engineer, maybe a businessman, maybe a accountant, or any field person to ensure his product that will be a professional and product qualities must be meet the higher standard. उस क्वालिटी, उसकी जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो उसके जितने भी स्टैंडर्ड्स, रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको मीट करे। थर्ड वन पर जो बात है हायरार्की की, हायरार्की में बेसिकली IEEE कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक दो तरीकों पर बेस करती है। या तो वो जजमेंट के तौर पर बेस करती है, या वो उसके मैनेजमेंट के तौर पर बेस करती है। अब हायरार्की लास्ट पॉइंट में जो इसकी डिटेल्स फॉर्म है, हायरार्की में जजमेंट के मुताबिक हायरार्की कैसे हो सकती है। अपने काम में किसी किस्म का इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। जब आप अपना काम कर रहे हो, अपना टास्क परफॉर्म कर रहे हो, तो किसी किस्म का इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, या किसी भी पार्टीज की तरफ से कोई बर्डन नहीं होना चाहिए। क्यों? उस अगर किसी पार्टीज की तरफ से बर्डन या किसी और तरह सा कोई असर आ जाए, उससे आपके जो टास्क में
प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। कैसे? अगर ये चीजें आए तो आप खुद समझदार हैं कि जजमेंट में मसला आ सकता है। टू डू बेस्ट जजमेंट, अगर किसी किस्म का इन्फ्लुएंस या किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से या कहीं और से किसी किस्म का बर्डन आए, तो आपकी जो जजमेंट है उससे आपका जो डायरेक्शन है वो बदल सकती है। हायरार्की ये है जो एक सीक्वेंस से चल रही है, अगर जजमेंट के हिसाब से सोचा जाए, ये हायरार्की का पार्ट है और उसको साथ में रिलेट जरूर करना है। अगर इन दी फॉर्म ऑफ मैनेजमेंट के हिसाब से देखा जाए तो कुछ सॉफ्टवेयर इंजीनियर की, अगर मैं ले सिर्फ सॉफ्टवेयर, आप इसमें कुछ भी ले, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बिजनेसमैन, एजेंट, कुछ भी आप पार्टीज ले सकते हैं। मैं एज ए कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट के तौर पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर को ले रहा हूँ, उसकी सेंस में आपके माइंड सेट कर रहा हूँ। अगर उसके कोई मैनेजमेंट पार्टीज हैं, उस मैनेजमेंट पार्टीज में वो क्या डिसाइड करते हैं, उस वो शुड बी अटेन और एथिकली के जो जितने भी पॉइंट्स हैं, एथिकली जितने भी उसके रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको फॉलो करवाए, मस्ट फॉलो करवाए। क्योंकि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में या उसकी मेंटेनेंस में ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है, रोल है कि अगर मैनेजमेंट अपने काम से कुछ लैकनेस शो कर गया तो उसके सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट में, किसी किस्म का भी सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट में और उसकी मेंटेनेंस में प्रॉब्लम क्रिएट्स हो सकती हैं। अपना ये लेक्चर आज यहीं पर मैं खत्म करता हूँ। कुछ पॉइंट्स हमारे अभी 2 पॉइंट्स पढ़े, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ जोड़ दूंगा।